हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अप से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट किया था और अभी तक हम इसमें दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एक तो अपन ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा था, दूसरा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो अपन देखेंगे, स्टडी करेंगे। वो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको अपन यहाँ पर डेल्टा एफ से लिखेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट को अपन जैसे अपने बी लगाया था बॉइलिंग के लिए, यहाँ पर अपन डेल्टा टी एफ लिखेंगे। तो एफ से मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा बढ़ा था वेपर प्रेशर कम होने से, और ये तो आपको मालूम ही है कि सॉल्यूशन जब मैं सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपन लेते हैं, डालते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा था लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे भी हम साथ साथ, और ग्राफ भी बना लेते हैं पहले, क्योंकि ग्राफ की सहायता से ही हम इसको समझेंगे, कर्व की सहायता से। तो ये ग्राफ भी आप बना लें, इसमें अपन देखें तो क्या अपन ने एक्स एक्सिस पर अपन क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर किसी में भी ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, ठीक है। और बाई एक्सिस पर अपन ने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया। और ये तो हमने उसमें भी देखा था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए दो कर्व हुए, मान लो एक तो हमारा ये कर्व है, ठीक है, और एक मान लीजिए हम इसके नीचे बना रहे हैं। तो आपका वेपर प्रेशर किसका हो, इसका तो कम है, इसका ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, ये तो अपना किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। अपन चाहें तो इसको नंबरिंग भी देते हैं। जैसे अपन मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ये मान लीजिए हमारा बी है, ठीक है। ये ए डैश मान लेते हैं, और ये मान लीजिए हमारा, अभी इसको दे लेंगे, ये ए डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें, ये तो सॉल्वेंट का है, ठीक है, लिक्विड हो गया। बी पॉइंट पर मान लीजिए क्या होता है, ये स्टार्ट टू कन्वर्ट इन द आइस। तो पॉइंट बी क्या हो गया, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द आइस एंड सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट बी है, और पॉइंट बी की पे क्या होता है, स्टार्ट होता है लिक्विड टू आइस, सॉलिड, ठीक है। वाटर है तो आइस हो गया, और कोई लिक्विड है तो सॉलिड हो गया, ठीक है। ये कर्व आपका इस तरह से आएगा, और ये मान लीजिए यहाँ पर आपके सी तक आ जाता है, क्लियर। तो ये जो आपका पॉइंट बी है, इस पर मान लीजिए आपका टेम्परेचर टी 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कुछ। फर्स्ट पॉइंट तो अपन क्या लिखते हैं कि ए बी तो क्या है, वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉल्वेंट। तो अपन लिखते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं। तो कर्व ए बी क्या है, वेपर प्रेशर कर्व ए बी इज द वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसका देखें, मान लीजिए अपन वेपर प्रेशर कर्व पॉइंट बी क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट एट पॉइंट बी, solidification of solvent
स्टार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट बी पर, और बी सी क्या शो कर रहा है, वो भी लिख लेते हैं अपन, कर्व बी सी। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। यानी यहाँ पर अपन देखेंगे बी सी के अलोंग, तो ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी पर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट बी देयर इज, आपको एक ग्राफ से ही, कर्व से ही डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, एट द पॉइंट बी देयर इज इक्विलिब्रियम between liquid solvent and solid solvent, यानी दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि at this point vapor pressure of liquid solvent and solid solvent becomes equal. The temperature corresponding to this point, corresponding to this point is called freezing point for the solvent. Is called freezing point अपन ने क्या माना है, T0, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, टेम्परेचर एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। और अपन ये भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड इक्वल टू द सॉलिड। ठीक है, तो ये इसका वेपर प्रेशर, इसका मतलब आपके फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का आप देखेंगे तो सॉल्यूशन का तो अभी पॉइंट नहीं आया फ्रीजिंग पॉइंट। अपन ने जब सॉल्यूशन बनाया और उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहा है, सॉल्वेंट से कम है, यानी वो इस पर अभी सॉलिडिफिकेशन वाले ग्राफ पर नहीं पहुंचा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, और कम होगा टेम्परेचर इधर आ रहे हैं तो कम हो रहा है ना, और टेम्परेचर ये और कम होगा, और मान लीजिए आपके कम क्या हो गया, तो क्या आ गया आपका जी, पॉइंट इस पर आ गया, ये एक साथ ही आता है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर आ गया, ये मान लीजिए आपका पॉइंट बी डैश है, पॉइंट क्या आ गया, बी डैश। तो ये जो पॉइंट बी डैश है, इस पर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू द सॉलिड ऑफ सॉल्यूशन, या इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉलिड ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपका ये पॉइंट बी है, बी डैश है, ये शो क्या करेगा, T1 फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन।
तो हमेशा आपके क्या हो गया, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इस पूरे को मैं लिख के बताता हूँ कि आपके देखेंगे पॉइंट बी पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है। तो हमें इक्वल करने के लिए इसको क्या होगा, और कम करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये इसके इक्वल आएगा। तो लिख लीजिए, इसको कॉपी करिए। अब अपन सॉल्यूशन के लिए लिख लेते हैं सेम चीज़, ठीक है। क्या लिखेंगे, at the point B, at the point B, at the point B, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is less than solvent, ठीक है। hence solidification of solution not start at this point, ठीक है। एट दिस पॉइंट सॉल्यूशन आपके स्टार्ट नहीं होगा, एंड नॉट स्टार्ट विद दिस पॉइंट, विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, solidification of solution start at the point कहाँ पर स्टार्ट होगा, B डैश, B डैश, ठीक है। सो B डैश, सो पॉइंट B डैश is the so at the point, अपन ये कह सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए इसको, solution start, solidification of solution start at this point, ठीक है। so the point B is the freezing point, क्या लिखा अपन ने, T1, the freezing point for solution, तो T1 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन के लिए, T0 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बार कॉपी करिए, मैं यहाँ पर अलग अलग नाम भी लिख देता हूँ आपको, जैसे ए बी कर्व है वो तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉल्वेंट, ए डैश बी डैश क्या हो गया, वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉल्यूशन, और बी सी क्या है, वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा। जैसे हमारा सॉल्यूशन है उसमें भी सॉलिडिफिकेशन किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, ठीक है। कोई हमारा नमक मिला रहे, नमक नहीं जमेगा, हमारा क्या जमेगा, पानी जमेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो मैं तीनों के नाम भी लिख देता हूँ, यहीं लिख लीजिए आप, इनको अलग अलग नाम क्या देते हैं, जैसे आपका कर्व ए बी, ये तो क्या है हमारा, वेपर प्रेशर कर्व फॉर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ए डैश बी डैश, ये क्या है, वेपर प्रेशर कर्व फॉर लिक्विड
सॉल्यूशन, ठीक है। और अपने एक लिखा है क्या, BC, BC क्या हो गया, वेपर प्रेशर कर्व फॉर, वेपर प्रेशर कर्व फॉर किसके लिए हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट। ये आप नाम ध्यान रखेंगे तीनों कर्व के। अब देखिए बेसिकली हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन जितना सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे, जितना अमाउंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सॉल्यूट का रखेंगे सॉल्यूशन में, उतना ही यहाँ पर डिप्रेशन होगा। तो इसलिए इसका मतलब है क्या हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसीलिए आपके क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कॉपी कर लीजिए। वो भी लिख लेते हैं अपन कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो अपन देख रहे हैं ना कम हो रहा है ना पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depends upon the number of moles of solute, और क्या कह सकते हैं, concentration of solution, ठीक है ना, not the nature of solute पे डिपेंड नहीं करता, hence it is colligative property, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं। अब हमें फार्मूला ड्राइव करना है। आपने जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, एज इट इज़ पूरा फार्मूला ड्राइव होगा। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा आसानी से हो जाएगा। केवल चेंज क्या होगा, वहाँ हमने डेल्टा टी भी लिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जगह अपने को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी है लेना है, बाकी का एज इट इज़ है पूरा। तो जैसा हमारा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कहते हैं हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो आपने देखा ही, क्योंकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये अपना किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो हमने उसमें डिजॉल्व किए। अब इसी पर बेस अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और उससे अपने को क्या निकालना होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो वो एज इट इज़ अपन करेंगे पूरा, जैसा अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था उसी तरह से पूरा अपन करेंगे। और एक आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजीली दूसरा अपन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए किस तरह से हमने फॉर्मूला किया था, मैं अब डायरेक्ट आपको लिखते चलेंगे। अपन ने देखा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अपन लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ, ठीक है ना। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लीजिए लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा क्या था, डेल्टा पी लिया था, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अपन फर्स्ट इक्वेशन ले लें, क्लियर। सेकंड अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये अपन ने देखा है क्या होता है, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
ठीक है। एक्स भी क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, ये पहले भी आ चुका है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मान लीजिए अपना 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया आपका, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और अगर अपन कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, ये मान लीजिए आपका के एक्स वी, के क्या हो गया यहाँ पर, डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिपेंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, अपने को मालूम है जैसे क्या है, एक्स वी इज इक्वल टू एन वी अपॉन एन ए एन वी, ये अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन बी अपॉन एन ए एन बी, ये ना फॉर्मूला। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपने को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स, अपन क्या लिखते हैं, W अपॉन M। W तो क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, चाहे अपन कोई भी ले रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और M क्या है, मोलर मास है, ठीक है। तो जैसे अपन सॉल्यूट मान लीजिए B मानते हैं और सॉल्वेंट क्या मानते हैं, A, तो उसी हिसाब से हो जाएगा आपका। मैं ऊपर लिखता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये ऊपर वाला मैं डाल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ड्राइव करना है अपने को। अगर मान लीजिए हमारे पास इफ डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है ना, आर द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है ना। देन इस इक्वेशन में रखेंगे अपन, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा बी के लिए अपना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड तो क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये बहुत कम हो जाएगा, विल बी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सो क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर, सो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हटा सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर में इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यह मिटा देता हूँ नीचे आपका, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे क्या बच जाएगा, ये तो नेगलेक्ट हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, के डब्ल्यू बी, अभी एम ए ऊपर पहुंच जाएगा, एम ए अपॉन ये आपका एम बी है ही और डब्ल्यू ए। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब देखिए आप यहाँ पर डब्ल्यू बी तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये मोलर मास हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके किसके बराबर हो गया, एन बी एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें इसको, नंबर ऑफ मोल्स केजी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं ना अपन, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाता है, मोलैलिटी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी लिख सकते हैं। तो चलिए क्या कॉपी करिए यहाँ तक, फिर अपन ऊपर लिखते हैं इसको, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, मोलैलिटी एम ए। अब एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें भी अपन निकाल रहे हैं, तो ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन, अगर आगे तक अपन ने कितना 3 लिख लिया था, तो इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें के एंड एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, इज कांस्टेंट, देन अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक अलग से नाम दे देंगे कांस्टेंट को, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल एम। स्मॉल एम तो क्या है, मोलैलिटी है, ये मान लीजिए हमारी 5 हो गई। ठीक है, और के एफ क्या हो गया, एक अलग से कांस्टेंट हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये अपना नाम होगा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे इसको, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है ना, अब इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, अगर ये आपका 1 है, अगर ये यहाँ पर देखें मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, तो क्या हो गया, के एफ तो आप देखेंगे तो इसके बराबर ही तो हो गया ना, के एम ए के बराबर हो गया। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखें, इफ एम इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो के एफ को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप देखिए, क्या होगा कि मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट constant will be equal to the depression in freezing point when molality
मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कितनी हो, 1, तब आपके क्या होगा, जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मोलल फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिफाइन भी कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ तो ये हो गई आपके, जिसमें अपन ने डिफाइन कर दिया इसको। सेकंड चीज़ क्या आपने को निकालनी है, मोलर मास। तो मोलर मास के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिएगा, तो अपन लिख लेते हैं। देखिए, मोलर मास के लिए फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे, इसी को अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने 5th इक्वेशन लिखी है ना, उसी से आगे बढ़ते हैं। कैसे, देखिए, ये हमारी 5th इक्वेशन है। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर, Kv स्मॉल m। ठीक है, ये हमारी 5th इक्वेशन है। क्लियर। अब अपन m को वापस जो हमने लिखा था ना, उसी की जगह अपन लिख देते हैं इसको। m को क्या लिखा था, Wb अपॉन Mb, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, अपॉन इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं ना, तो जो भी आपका केजी में मास ऑफ द सॉल्वेंट है और पर केजी निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अपन उसको केजी में रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ रख दीजिए वैल्यू को, बस निकल आएगा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी। यही तो था ना फॉर्मूला, एम की जगह आपका ये आ जाएगा मोलैलिटी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है ना। अब क्या निकाल सकते हो, एम बी निकाल सकते हैं ना इससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बी, सॉरी ये के एफ आएगा बेटा, एफ लिखा है ना अपन ने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बी तो अपन ने बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज किया था। ठीक है, पहले भी अगर कहीं भी लिखा है तो एफ होगा। ये आपका हो गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ। ठीक है, डब्ल्यू ए। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। उसी तरह से जैसे हमने मोलर मास निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, केवल चेंज यहाँ पर क्या हुआ, एलिवेशन इन पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जगह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, बाकी का पूरा एज इट इज है। तो अगर इस पर भी वेस्ट कोई न्यूमेरिकल्स हो आपके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अक्सर इन पर आता है न्यूमेरिकल एग्जाम में, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी का ही यहाँ पर है, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। वो अपन देखते हैं। इस वीडियो का अपना लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, तो इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अपन देखते हैं एप्लीकेशन। तो पहला तो अपन देखते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। पहला एप्लीकेशन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज का मतलब क्या होगा, जो जमीनी। अब देखा होगा कई आपने मशीन होती हैं, उनमें अपन लिक्विड पानी भी होता है, पानी क्या करता है, एज ए कूलेंट यूज करते हैं, यानी मशीन को वो ठंडा करे। ठीक है, उसको ठंडा करे, एज ए कूलेंट यूज करते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, हिली एरियाज जहाँ पर के टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, मशीन के अंदर पानी जम जाता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि वो उसमें फ्लो करे। फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, उस टेम्परेचर पर वो क्या होना चाहिए, लिक्विड में रहना चाहिए। और लिक्विड में कब रहेगा, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम और कम कर दें। मान लीजिए कहीं आपके -10 डिग्री है,
सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जनरली अपन देखते हैं 0 पे पानी क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है, और -4 पे तो जम जाता है ना। तो अब ऐसे ही अपन इसको क्या करें कि उसमें सॉल्यूट मिलाएं, ठीक है, इससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। तो वो क्या करेगा, -12 पर भी क्या हो जाएगा, लिक्विड में ही रहेगा, जमेगा नहीं। समझ गए ना। तो वो अपन इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे अपन इथाइलिन ग्लाइकॉल, आपने नाम पढ़ा है ये, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल अपन वाटर में मिला दें तो ये क्या करता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ठीक है। डिक्रीजेज इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। और इसका कंसंट्रेशन वेरिएशन करके हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट को -44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए बेटा, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिख लिया, ये इसी का सेकंड पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी डिक्रीज बाई -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको अपन डिक्रीज कर सकते हैं बाई वेरिएशन इन concentration of इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल की कंसंट्रेशन अपन वेरिएशन करके इस टेम्परेचर को यहाँ तक अपन इसको फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो हिली एरियाज हैं जहाँ पर आइस पड़ती है, ठंडा मौसम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर भी अपन इसको एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ये यूज इसका कहाँ पर हो गया। जनरली वाटर used as coolant, in the machines, but at hilly areas where temperature is lower, water can freeze, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water can be decreased, by use of इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका अपन क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज कर सकते हैं, जिससे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर वो आगे आपका उसमें इजीली फ्लो करता रहेगा और मशीन्स को कूल रखेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा एक इसका यूज और है, वो क्या है आपका, कि इसमें आप जैसे देखा होगा हिली एरियाज होते हैं, रोड पे क्या होती है, बर्फ़ जम जाती है ना। तो रोड क्या जाम हो जाते हैं, उस रोड को क्लियर करने के लिए भी अपन सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। वो भी क्या करेगा, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा
तो पानी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से वो साफ हो जाएगी रोड। तो वो भी अपन देखते हैं इन द क्लियरिंग ऑफ रोड्स, सेकेंड यूज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एप्लीकेशन का, इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। सेकेंड क्या है अपना, सेकेंड कौन सा हो गया, क्लियरिंग ऑफ रोड्स इन द हिली एरियाज, क्लियरिंग ऑफ रोड्स इन द हिली एरियाज, रोड्स इन द हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में अपन रोड्स को भी क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पर अपन दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक तो मान लीजिए अपन लें सोडियम क्लोराइड, और एक अपने पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, इट कैन डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कम कर सकता है। यानी 22 डिग्री पे जाके जमना शुरू होगा पानी का, अगर आप उसमें NaCl मिलाते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड है, ये -52 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो कैल्शियम क्लोराइड इट कैन डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकता है। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना अपन मिला रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्या होगा, जैसे हिली एरियाज हैं, रोड पे आपके आइस जम गई, रोड जाम हो गया, तो कैसे साफ हो इतना रोड। तो उस पर क्या करते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं क्या है। मान लो किसी एरिया का आपका टेम्परेचर इसके अंडर आ रहा है, -22, जैसे कहीं 15 है, 17 है, या 10 हो रहा है माइनस में, तो अपन नमक डाल सकते हैं NaCl। और अगर मान लो इससे भी कम है, कहीं मान लीजिए आपके -34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वहाँ पर ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उस पर जमा रहेगा इतने पे। वहाँ पर क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो इतने टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाके वो फ्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन रोड क्लियरेंस में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक चीज़ और देखोगा आपने, जैसे आइस बनाने वाले होते हैं ना, कुल्फ़ी वाले, देखो मटका कुल्फ़ी आती है, वो आती है, तो क्या होते हैं, वो आइस में नमक डालते हैं, और नमक डालने के बाद उसमें वो जमाते हैं, तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। टेम्परेचर कम नहीं होता, टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट ही रहता है, पर वो उस टेम्परेचर पर क्या हुई, लिक्विड हो गई, जिससे वो ईजिली उसमें उसको निकाल सकता है और रख सकता है अपने जमा करना, आइस जमाने के लिए। ठीक है ना, तो वही काम वहाँ पर करता है नमक भी, तो वो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन हिली एरियाज ड्यू टू snowfalling, lower temperature, road becomes क्या होती हैं, road becomes जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, road becomes stop। ठीक है, और जाम ड्यू टू आइस। ठीक है, फॉर क्लियरेंस ऑफ रोड्स NaCl और पोटेशियम क्लोराइड can be spread on the road। क्या रोड पर उसको क्या करेंगे, फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, कैन बी स्प्रेड ऑन द रोड। ठीक है, रोड्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कंडीशंस,
टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन उस पर क्या करेंगे, कंडीशन यूज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज आइदर NaCl और कैल्शियम क्लोराइड। टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप NaCl और कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। और दोनों का मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया कि इनका फ्रीजिंग पॉइंट मिलाने से पानी का कितना, पानी में अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट इतना आ जाता है। और जनरल जो पानी होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको मालूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है और -4 तक तो कंप्लीट जम जाता है। ठीक है, तो आज हमने डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ा। अब इसमें एक और बताया था मैंने आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप रिवाइज़ करिए, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो गया, रिवाइज़ करेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करके वापस से आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।